नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं बेहतरीन होंगे और अपनी तैयारी को बूस्ट साथियों कर रहे होंगे। आपको पता है कि आपके आगामी जो डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके लिए यह एसएसटी का क्लास चलाया गया है, जिसमें कि आपको बहुत सारी चीज़ें मतलब हर एक चीज़ टॉपिक वाइज दिया जा रहा है। साथ ही आपके मैथ पूरी तरीके से कंप्लीट करा दिए गए हैं। साइंस भी सेम ऐसे ही चलाया जाएगा जिस प्रकार से एसएसटी चल रहा है। एसएसटी का यह चौथा या पांचवा वीडियो है। साथ ही सामाजिक अध्ययन है। सामाजिक अध्ययन में हम लोग पहले इतिहास क्रम को देख रहे हैं। अब ऐसी बात नहीं है, हम देखिए एक एक टॉपिक को लेके पढ़ा रहे हैं आपको, क्योंकि आपके सिलेबस में ऐसे ही दिया है। आ गया अगर लिखने को आपको तो बेहतरीन तरीके से आप लिख सकते हो। बस हमारी बातों को अंत तक सुनिएगा, बस सुनने पर ध्यान केंद्रित कर लीजिए। एक से दो बार और सुन लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा जिससे और भी मित्र भाई बहन इससे जुड़ जाएं। और बैक नाम का तो सवाल ही नहीं उठता है। आप अगर यहाँ पढ़ रहे हैं एसएसटी कोई भी सब्जेक्ट अगर इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हैं, सेम इसी प्रकार से जिस प्रकार से ये डीएलएड के क्लास चलाए जा रहे हैं, डीएलएड का ही नहीं साथी, यही क्लास हम सुपर टेट के जब आपके स्टार्ट हो जाएंगे बैच, तो उसमें भी ये सारे के सारे सेशन उठा के हम उसमें रख देंगे। यही का यही बिल्कुल, क्योंकि ऐसे ही सारी चीज़ें आपको एसएसटी की पूरा का पूरा उसमें देखने को मिलेगा। और लगभग वेटेज काफ़ी ज़्यादा होते हैं उसमें एसएसटी के। और अभी जो पीईटी पेट के भी एग्जाम होने वाले हैं उसमें भी हम यही सेशन लगा देंगे। तो आपको देखना है लास्ट तक, अंत तक। आप तनिक भी नहीं सोचेंगे कि इससे हमारा कुछ नहीं उद्धार होने वाला है। इससे ही ज़्यादा कुछ नहीं मिलने वाला है आपको, बस आप लगे रहो। कहीं भी इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा आपको, फ्री में तो कहीं नहीं मिलेगा साथी। तो लगे रहिए, आपको सारी क्रम सारे सब्जेक्ट हम देंगे। पूरा विश्वास के साथ आप जुड़ते रहिए और आगामी जब भी फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम हो आप लोग इस चीज़ को जरूर देखिएगा। यह पड़ा रहेगा, प्लेलिस्ट बना दिया गया है फोर्थ सेमेस्टर का और सेकंड सेमेस्टर का पूरा सितंबर का, लगभग सितंबर के आसपास आसार है। जुलाई अगस्त लास्ट तक या फिर सितंबर तक आसार है कि आप एग्जाम हो जाएंगे। ठीक है, चलिए हम संपूर्ण घटनाक्रम में बात कर लेते हैं। 13 अप्रैल 1919 यानी कि जलियांवाले हत्याकांड का। बहुत ही बेहतरीन तरीके से सुनिएगा। इस समय हमारे वायसराय कौन थे? चेम्सफोर्ड था इस समय 1919 में। सब कुछ डिक्टो बताएंगे। क्या अंग्रेज की रणनीति थी, आखिर क्यों हुआ यह घटना, किस दो नेताओं के कारण हुआ, सारी बात करते हैं। आखिर रॉलेट एक्ट क्या है, सबके बारे में हम लोग विस्तार से समझेंगे। थोड़ी सी परेशानी आ सकती है कैमरे के लेकर, तो आप लोग घबराएंगे नहीं। 2-3 मिनट का हो सकता है, एक दो बार हमको डिस्टर्बेंस करेगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहली बात है, जलियांवाला बाग हत्याकांड भारत के पंजाब प्रांत के अमृतसर में हुआ था। भारत के पंजाब प्रांत के, जो पंजाब इस समय आपका राज्य स्टेट है, वहाँ पर अमृतसर में स्वर्ण मंदिर आज भी स्थित है। स्वर्ण मंदिर के निकट जलियांवाला बाग एक स्थित है साथी, जो कि 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन यह कांड हुआ था। इस चीज को लिखते चलिए, कब हुआ था? बैसाखी के दिन। आपको एक चीज और इतिहास से पता होगा, बैसाखी के ही दिन हमारे बौद्ध भगवान का जन्म भी हुआ था। उनको उस दिन ज्ञान की प्राप्ति भी हुई थी। उनको उसी दिन, मतलब अलग अलग साल में उनको उसी दिन उनकी मृत्यु हुआ था, मतलब महापरिनिर्वाण भी वो प्राप्त किए थे, है ना। तो यानी कि बैसाखी के दिन ये चीज याद रखेंगे, घटना हुआ था। रॉलेट एक्ट के विरोध में हुआ था। रॉलेट एक्ट क्या है लास्ट में आपको समझ में आ जाएगा। रॉलेट एक्ट के विरोध करने के लिए एक सभा यह जुटा रही थी, मतलब सभा जुटी थी कि रॉलेट एक्ट का विरोध कर रही है। एक मिनट रुकिएगा। ठीक है साथी, रॉलेट एक्ट के विरोध में यह पूरी की पूरी सभा जुटी हुई थी। और इसके बाद क्या होता है, जिसमें जनरल ओ डायर नामक एक अंग्रेज ऑफिसर होता है। जनरल ओ डायर याद रखेंगे, कौन सा भैया? जनरल ओ डायर। जनरल ओ डायर यह एक अंग्रेज ऑफिसर था और यह जो है कि पूरे भीड़ पर गोली चलवा देता है साथी, है ना। पूरे भीड़ पर गोलियां चलवा देता है। लगभग कितने राउंड गोलियां चली सब आपको समझाएंगे, बस एक थोड़ा सा ओवरव्यू पहले देखेंगे फिर स्टार्ट करेंगे। जिसमें 400 से अधिक व्यक्ति मारे गए और लगभग 2000 से अधिक व्यक्ति घायल हुए। जबकि अमृतसर में जो एक तरह से आप जाएंगे जब वहां पर, तो एक बैनर लगा है डिप्टी कमिश्नर कार्यालय में, एक बैनर लगा हुआ, उसमें सूची बनाई गई है। उसमें लिखा है 484 शहीद की सूची में है। जबकि जलियांवाले बाग में जब आप जाएंगे तो वहां पे लिखा हुआ है साफ साफ, बगल के एक तरह से सूची बना के लिखा हुआ, कार्यालय में नहीं, सामने ही लिखा है 388 शहीद हुए थे। और ब्रिटिश राज की माने तो 200 घायल हुए थे, 379 यानी कि 379 मृत्यु आधिकारिक रूप से यही माना जाता है। 200 घायल हुए थे और 379 की मृत्यु हुई थी। लेकिन यहाँ पर संख्याएं बहुत ज़्यादा थे। अभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। लेकिन अनाधिकारित मतलब कि बिना किसी डाटा का अगर माने, जो कि एक अनुमानित आधार पर माने, क्योंकि उसमें बैसाखी का मेला भी लगा था और लोग बहुत दूर दूर से आए थे। सारी बातें आपको समझ में आता है। उसमें 1000 मृत्यु हुई थी। अगर अनाधिकारिक रूप से माने तो
1000 की मृत्यु हुई थी और 2000 लोग घायल हुए थे। साथ ही उस समय स्वतंत्रता संग्राम, लोग कहते थे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रभाव है इस पर, जो प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, 1857 की क्रांति हुई थी, उसी का यह प्रभाव देखने को मिल रहा है। उसी को घटना का एक तरह से फिर से डिकोड करके यह हमारे सामने आया है। अब डिटेल से सुनिएगा हमारी बातों को। 13 अप्रैल 1919 को वैसाखी का दिन था। वैसाखी यानी आपको पता है कि कैसे पूरे भारतवर्ष में प्रमुख त्यौहार होते हैं, अलग अलग राज्यों के होते हैं, जो कि पूरा एक भारतवर्ष के रूप में मनाया जाता है। और भारत में त्यौहारों को बहुत ज़्यादा मान्यता दिया जाता है, क्योंकि यह एक तरह से सांस्कृतिक देश है हमारा। परंतु विशेषकर पंजाब और हरियाणा की राज्य की बात करें तो वहाँ पर धूमधाम से किसान जो है साथी, सर्दियों की रबी की फसल जब काट लेते हैं, काट लेने के बाद जब वहाँ पर एक तरह से काट लेने के बाद जब वहाँ पे गोदाम वगैरह भरे जाते हैं तो उस समय बहुत ज़्यादा खुशियाँ मनाई जाती हैं। भाई आप अपने केरल में देख लो, ओणम हो गया, है ना, पोंगल हो गया, तमिलनाडु में देख लीजिए, इस समय भी फसल कटाई की ही त्यौहार होती है। इसी तरह सेम पंजाब में भी उस समय बैसाखी का फसल कटाई के दिन त्यौहार मनाया जा रहा था। इसी दिन 13 अप्रैल सन, मतलब ये कब से मनाया जा रहा है इसकी बात आप सुन लेंगे। 13 अप्रैल सन 1699 में, आपको पता है साथी, 13 अप्रैल सन 1699 को 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह, आपको पता होगा साथी, ने खालसा पंथ की स्थापना भी करी थी उसी जगह पंजाब में। इसलिए एक तरह से बैसाखी पंजाब का एक तरह से महत्वपूर्ण त्यौहार के रूप में आसपास के प्रदेशों में और प्लस पंजाब और हरियाणा में धूमधाम से मनाया जाता है। और सिख इसे सामूहिक रूप से मनाते हैं। साथ ही सिख जितने भी एक समूह जो है सिखों का, वह एक तरह से इसको जन्मदिवस के रूप में, जो हमारे कह लीजिए कि जितने सिख लोग हैं, जितने सिख गुरु हुए, उनके जन्मदिवस के रूप में से बहुत धूमधाम से मनाते हैं। और अमृतसर में एक मेला भी लगता है साथी, जहाँ पर सैकड़ों लोग आते जाते हैं, सैकड़ों लोग उस मेला को देखने आते हैं बैसाखी के दिन। और वो मेला काफ़ी दिन तक भी चलता है, मतलब एक तरह से कह लीजिए कि सैकड़ों सालों से वो चला आ रहा है साथी। और 2-3 दिन, मतलब शायद 1 महीना तक लगा रहता है वो मेला, है ना। 1 महीना पहले से ही उसकी मतलब मेले का आयोजन शुरू हो जाता है, जिसमें बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, साथ ही अलग अलग राज्यों के लोग भी जाते हैं वहाँ पर। और प्रथम विश्व युद्ध उसी समय साथी, आपको पता होगा, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान पंजाब में ब्रिटिशों का विरोध बहुत ज़्यादा हुआ था, कुछ अधिक बढ़ गया था इनका विरोध। और एक ब्रिटिश जज थे साथी, जिनका नाम था सिडनी रॉलेट। याद रखेंगे, सिडनी रॉलेट, आप बस सुनते चलिएगा, सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक ब्रिटिश जज थे साथी, जिनका नाम था सिडनी रॉलेट। और इनकी ही अध्यक्षता में एक कमीशन बैठाया गया, यानी समिति बैठी। उस समिति का नाम था सेडिसन। कौन समिति थी? सेडिसन, सिडनी से सेडिसन एक समिति थी। इस सेडिसन समिति जी द्वारा, मतलब जो यह सेडिसन जी थे अपने, और इस सेडिसन समिति का काम क्या था? जो आज़ादी के लिए पूरा चल रहे जितने भी आंदोलन हैं उस पर रोक लगा दे। जितने भारतवासी जगह जगह आंदोलन कर रहे हैं कि हमें आज़ादी चाहिए, इस पर रोक लगा दे, जिसके अंदर ब्रिटिश सरकार को रोक लगाने के लिए पूरी आज़ादी थी, चाहे वो कुछ भी कर लें। जिससे वो प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिए। सबसे पहले उनका काम क्या था? प्रेस पर प्रतिबंध लगा दीजिए। सेंसरशिप उन्होंने क्या कर दी? प्रेस पर लगा दिया। अब सारे जितने भी प्रेस वगैरह, जितने पत्रकार जितने थे हमारे, जितने भी न्यूज़पेपर पे छपते थे, जैसे आज छपते हैं ना, दैनिक जागरण हो गया, अलग अलग हो गया ना, ये सब छपते हैं, तो उसी तरह तब भी छपता था। अब उस पर बैन लग गया। अब बैन लग गया तो मतलब एक जगह की खबर दूसरे जगह जा ही नहीं पाएगी, इसलिए धरना प्रसाद कम होने लगा। अब नेताओं को बिना मुकदमे में वो गिरफ्तार करने लगे, जेल में रखने लगे, और लोगों को बिना वारंट भी गिरफ्तार करने लगे। यानी कि हमने क्या कहा, यह जो सिडनी रॉलेट थे, यह सिडनी सेडिसन कमीशन आता है, और सेडिसन कमीशन में रॉलेट एक्ट इन्होंने एक अधिनियम पारित करा दिया। इस रॉलेट एक्ट में साफ साफ भी बातें कही गई थी कि जितने भी ब्रिटिश सरकार है उनको एक तरह से, ब्रिटिश अधिकारी हैं उनको एक तरह से आज़ादी दिया जाता है कि पहली बात है प्रेस पर प्रतिबंध लगाइए, फिर नेताओं को बिना मुकदमे का गिरफ्तार कर लीजिए, दूसरी तरफ लोगों को बिना वारंट के गिरफ्तार करिए, तो जो भी है इसमें, चाहे नेता हो चाहे जो हो। इसका मतलब इस एक्ट को एक तरह से गला घोटू एक्ट कहा गया। बिना दलील, बिना अपील, बिना वकील के जितने भी अधिकारीगण थे ब्रिटिश, वह हर भारतीय जनता को परेशान करने लगे, सबको एक तरह से कलेक्ट करके बंद करने लगे। यह घटना चलते चली गई साथी, यह हमेशा के रूप में चलती रही। अब क्या था साथी, जितने भी हमारे देश के भाई बहन थे, यहाँ तक नेता तो थे ही थे, लेकिन हम आप जैसे नॉर्मल व्यक्ति भी थे उसमें, सबको एक कमरे में बिना जवाबदेही मुकदमा चलाना शुरू कर दिए, बंद करके। अब
मतलब समझ रहे हैं, एक तो मुकदमा ऐसा होता है कि जज के सामने पेश करते हैं, अपनी बात आप रखते हैं कि हमने क्या गलती किया है, क्या नहीं किया है, इस बात पे मुकदमा चलता है। लेकिन इन्होंने जो जो एक तरह से रॉलेट एक्ट लाया, इसमें साफ साफ लिखा था, बिना वकील, बिना वकील, बिना दलील, बिना दलील, बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील, बिना अपील। इस एक्ट का यही काम था कि बिना कुछ सुने, बिना कुछ, जैसे कि आप होते हो अपने सफाई देने लगते हो, गलत काम करते हो, भाई पापा के सामने, मम्मी के सामने गलत काम किए तो अपना सफाई देने लगते हो, मैंने ऐसे नहीं किया वैसे, तो यह हमारे साथ गलत हो रहा है, तो इसमें आपको सफाई भी नहीं देना है और आपके पास कोई वकील भी नहीं होगा कि आपकी तरफ से लड़े और बिना किसी कुछ सुने आपकी, समझ रहे हो। यह नहीं कि कोई और आएगा आपकी बड़ाई करने, ना, कुछ नहीं, आपको बस गिरफ्तार कर लिया गया और आपके खिलाफ मुकदमा चला दिया गया और कोई देखेगा भी नहीं, बंद कमरे में होगा, समझे। इस प्रकार की गिरफ्तारी होने लगी। अब उसी समय गांधी जी का आह्वान हो गया। गांधी जी उसी समय दक्षिण अफ्रीका से आए थे और आपको पता है गांधी जी का आना 9 जनवरी 1915 को आए थे। उसके बाद उनका पहला आंदोलन, आपको पता है कि पहला यहाँ पर आंदोलन था चंपारण आंदोलन, फिर इसके बाद आपका मिल मजदूर आंदोलन, पहला भूख हड़ताल उनका आंदोलन था, तीन कटिया प्रणाली कहा जाता था इसको, आपके जो आपका यह कौन सा था, चंपारण आंदोलन। उसी में गांधी जी का आह्वान हो जाता है। गांधी जी तब तक दक्षिण अफ्रीका से भारत आ चुके थे और धीरे धीरे उनकी लोकप्रियता बढ़ने लगी थी, वो जगह जगह जाने लगे थे। उन्हें रॉलेट एक्ट का पता चला और रॉलेट एक्ट का उन्होंने विरोध कर दिया, आह्वान किया रॉलेट एक्ट विरोध होना चाहिए, इस तरह से पूरी जनता विरोध करने लगी। अब जिसे कुचलने के लिए ब्रिटिश सरकार ने और अधिक नेताओं को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया, अब पूरी जनता को भी गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। अब रॉलेट एक्ट के अंदर इतनी गिरफ्तारी हो गई थी साथी ना, सजाएं, मतलब कि सजा भले नहीं दें लेकिन सबको गिरफ्तार करके एक बंद कमरे में रखने लगे थे। इतना आक्रोश बढ़ गया पूरी जनता में, रेल हो गया, डाक तार हो गया, संचार सेवाएं हो गई, सब बाधित कर दिया इन्होंने। यह आंदोलन साथी अप्रैल के पहले सप्ताह में अपनी चरमो सीमा पर पहुंच गया था। लाहौर और अमृतसर की जितनी सड़कें थी साथी, वहां पर भीड़ हमेशा जमा रहती थी, जितने लोग को ले जाओ ले जाओ, कितनी लोग की जनसंख्या को ले जाओगे भाई, आप कब तक ले जाओगे। इस तरह से करीब लगभग 50,000 लोगों को इन्होंने 50,000 लोगों को साथी लोग जलियांवाले जो बाग है उसमें इकट्ठा हो गए थे। 50,000 लोग इकट्ठा हो गए थे। ब्रिटिश सरकार के कई अधिकारियों को यह 1857 की गदर की पुनरावृत्ति जैसे लग रही थी, जो लग रहा था उनको कि 1857 की क्रांति फिर से उभर गई, सामने आ गई, परिस्थितियां फिर से वैसे ही बनी हुई इनको लग रही थी और ये सब डरने लगे थे 1857 की में। तो उनका एकदम, अगर सारे हमारे नेता, हमने पढ़ा दिया 1857 की क्रांति, अगर आप देखें नहीं तो देख लीजिए, इसी 4th सेमेस्टर की प्लेलिस्ट में ही है। लगा उनको कि हमारा बैंड बज गया, हमें छोड़ना पड़ेगा भारत। अगर वही एक साथ ही आंदोलन हो गया होता तो शायद उनको भारत तभी छोड़ना पड़ जाता। लेकिन साथ ही यहाँ पर 50,000 लोग जब इकट्ठा हुए, इनकी फट गई पूरी, जिसे न होने देने का एक तरह से इन्होंने संकल्प कराया था कि कुचलने के लिए कुछ भी करना हुआ हमें तो करेंगे। पूरी तैयार थे साथी, अपनी दल बल हथियार के साथ किसी तरह इन 50,000 को, मतलब कि यह आंदोलन बंद करना है। और आंदोलन के दो नेता थे साथी उसी समय, सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। याद रखना, ये पूछा जाता है, सत्यपाल सैफुद्दीन किचलू, यही उस आंदोलन के दोनों नेता थे। मतलब आवाज उठा रहे थे लोग और इनकी भी गिरफ्तारी हो गई। इनको गिरफ्तारी तो हुआ ठीक है, बहुत सारे लोगों का गिरफ्तारी हुआ था, इनका भी हो गया। लेकिन इनको काला पानी की सजा, जो हमारे अंडमान निकोबार में काला पानी जेल हुआ करता था पहले, उनमें बहुत कीड़े मकोड़े, मतलब हर तरह के भूख नहीं, उनको उसी में सड़ाने के लिए भेज दिया गया। अब 10 अप्रैल 1919 को अमृतसर के उप कमिश्नर जो थे, उनके घर दोनों नेताओं को एक तरह से रिहा करने की मांग पेश की गई, लेकिन वो लोग नहीं माने, ब्रिटिश नेता नहीं माने। शांतिप्रिय सभ्य तरीके से उनके विरोध कर रही थी जनता, लेकिन गोलियां इन्होंने चलाया इनकी मांग करने के लिए। जब यह नहीं माने, अधिकारी जो था इनको छोड़ने के लिए नहीं माने, तो पूरी जनता जुट गई इनके, मतलब शांतिपूर्ण तरीके से इनका विरोध करने लगी कि भाई इनको छोड़ो। अब ये नहीं माने तो आ गए गोलियां चलाने लोग, पूरी जनता को इन्होंने, मतलब उस समय पूरी भारत में कर्फ्यू लगा था। इनका कहना था कि आप लोग घरों में बंद रहो, नहीं तो फिर यह सारी चीज़ें हो रही थी। अब इतने बड़े बड़े नेता अगर हमारे चले जाएंगे हमारे देश से, बताओ, अगर आपके, मतलब ऐसा ना हो कभी, हमारे संसद में जितने व्यक्ति हैं अगर सभी लोग चले जाएं तो आम जनता, उस समय पाकिस्तान आ जाए हमारे तरफ, चाइना आ जाए हमारे तरफ, मतलब आम जनता क्या ही कर सकती है, बताओ, कुछ कर सकती है? कुछ नहीं कर सकती। अगर हमारे बड़े बड़े नेता जो हैं, अगर उनको बंदी बना लिया जाए किसी देश द्वारा, कहीं से भी कुछ भी नज़रबंद कर दिया जाए उनको, और जनता को पता ही ना हो, जनता को यह पता हो कि हमारा प्रधानमंत्री तो है ही है,
आप जानते हो क्या क्या हो रहा है आपके प्रधानमंत्री के साथ, आपके सीएम के साथ? तो हमेशा विरोध नहीं, वो लोग हमारे लिए अच्छा ही सोचते हैं, जो भी सोचते हैं। अब इसी तरह अगर आगे देखा जाए, बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाले बाग में एक सभा रखी गई थी। 13 अप्रैल 1919 को साथ ही एक सभा रखी गई थी, जिसमें कुछ नेता भाषण देने वाले थे। कुछ नेता भाषण देने वाले थे। शहर में कर्फ्यू लगा हुआ था, हर जगह जगह कर्फ्यू लगा था। फिर भी इसमें सैकड़ों लोग ऐसे थे जो बैसाखी के मौके पर परिवार के साथ मेला देखने आए थे। सोच लीजिए साथी, उसमें बैसाखी का दिन था, आप याद रखेंगे, और उसमें सैकड़ों लोग, मतलब कि हजारों की संख्या कर लीजिए ऐसी थी, जो कि उस समय अपने परिवारों के साथ, जैसे होता है ना, बच्चे होते हैं छोटे मोटे, चलो भाई मेला दिखा लाते हैं, चलो। इस समय वैसे बहुत सारे लोग थे जो कि मेला देखने आए थे, और उनका भी एक तरह से मूड घूम गया कि चलते हैं, देखते हैं, हमारे जैसे होता है ना, जैसे मोदी आ गए तो आप भी चले जाते हो, उसमें योगी आ गए, अरे चलो देख लेते हैं, सामने से मिल लेंगे, कभी मिले नहीं हैं, है ना, होता है ना ऐसा, मन में उत्साह होता है ना। तो उसी तरह उन लोग के मन में उत्साह था, अरे मेला देखने आई ही है, चलते हैं, तनी मिल लेते हैं भाई नेतागढ़ से। कौन कौन नेतागढ़ हैं? उसी समय साथी आपको पता है कि जो लोग चले गए सभा में, जो आम आदमी थे वो भी चले गए सभा में। इस तरह संख्या बहुत ज्यादा हो गई साथी, हजारों की संख्या हो गई यार, बहुत ज्यादा संख्या हो गई। अब क्या था, जो नेता थे वो रेडियो की, जो पुरानी रेडियो होती थी पहले, जो फेंक दिया जाता था इसी तरह, तो उसके ढेर पर, क्योंकि जो जलियांवाला बाग था साथी, वो एक तरह से घर जैसे होता है, हम लोग का मकान है, मकान के पीछे एक जगह बहुत बड़ा खाली था, हर तरफ से वो घिरा था, मतलब इस तरह के था। ऐसे मान लीजिए पूरा का पूरा बाउंड्री है, इधर भी घर है, इधर भी घर है, इधर भी घर है, और इधर एक पीछे से रास्ता यहाँ पर खुला हुआ है, इधर भी घर है, इधर भी घर है, मतलब एक छोटा सा बस यहाँ पर रास्ता है, आप समझ सकते हैं साथी, एक मात्र छोटा सा रास्ता है। अब यहाँ पर वह भाषण देने लगे, जो नेता भाषण देने वाले थे, रेडियो के ढेर पर खड़े होकर भाषण देने लगे। जैसे होता है ना, घर के पिछवाड़े है तो सभी लोग कूड़ा फेंक दो, यहाँ फेंक दो, यहाँ फेंक दो, यहाँ फेंक दो। तो मेला जब होता था बैसाखी का, तो लोग साफ करवा देते थे, तो इसमें जो उपयोगी वाला सामान था, रेडियो जैसे था, उसको ढेर पे यहाँ पे खड़ा कर दिए। अब उसी पे जो नेता थे चढ़कर भाषण दे रहे थे। अब सारे जो यह अधिकारी थे, ब्रिटिश अधिकारी थे, उनको पता चला। जनरल, क्या नाम था, जनरल रेजिनॉल्ड डायर, याद रखेंगे, जनरल रेजिनॉल्ड डायर, रेजिनॉल्ड मतलब आर, जनरल आर डायर, आप याद रखें, कभी कंफ्यूज नहीं होना है, जनरल ओ डायर नहीं। जनरल ओ डायर उस समय अधिकारी था, यह तो इजाजत देता है गोलियां चलाने की, मतलब इसका यह जो है उपहार देता है इनको, जनरल आर डायर को। जनरल रेजिनॉल्ड डायर इसका नाम होता है, यह जनरल ओ डायर होता है। जनरल ओ डायर जो है इसको सम्मानित करता है, जनरल आर डायर को। तो जनरल आर डायर के उस समय साथी कमिश्नर था, और ये 90 ब्रिटिश सैनिकों को लेकर आ जाता है। 90 ब्रिटिश सैनिकों को लेकर आता है। जब नेता एक तरह से भाषण दे रहे थे, सैनिक पूरी तरीके से उनको घेर लिए साथी, है ना, सैनिक पूरा घेर लिए, पूरी शांति से बैठकर वो लोग भाषण अपना, मतलब एक तरह से पूरा माहौल बना था, वो लोग भाषण दिए जा रहे थे। जैसे होता है ना आज कि मोदी जी आ गए, भाषण दे रहे हैं, चलो भैया देखने चलते हैं। तो वहाँ पर जनता काफ़ी ज़्यादा थी, और वो नेता लोग डर जाते हैं इस सबको देखकर कि भाई इतनी सैनिक आ गई, मतलब कुछ जरूर होने वाला है, क्योंकि उसमें दबदबा था, मतलब कि अंग्रेजों का साथी। कुछ भी करते थे हम लोग। एक गाना भी था, आपको पता है, पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल, जब भगत सिंह गाए थे, जब हमारे भगत सिंह जी गाए थे साथी। उनके चाचा जी जो थे भगत सिंह के, और अभी बताते हैं, सारी बातें बताते हैं, लास्ट तक बस बने रहिए, 1 मिनट। हाँ तो साथी क्या था, अब सैनिकों ने पूरे बाग को घेर लिया। माफी चाहते हैं थोड़ा सा अगर बीच में रुकावट हो रही है कैमरा के कारण। तो सैनिकों ने पूरे बाग को घेर लिया, बिना कोई चेतावनी दिए, बिना कुछ आहट के। जो हमारे, पहली बात है, जो हमारे वहाँ पर नेतागढ़ थे, वो सबको शांति से बैठा दिए, पूरी जनता को शांति से बैठ जाओ, कुछ नहीं करना है। अब आपको पता है कि पूरी वह जो आने का रास्ता था, जो यह आने का रास्ता है, अगर ये पूरा बाग है तो इसके यहाँ घर है, यहाँ भी घर है, लंबी लंबी दीवारें हैं, पूरा उस पर कोई चढ़ भी नहीं सकता, कोई सहारा है ही नहीं कोई चढ़ जाए उस पर यार, मतलब कि समझ लो, बहुत लंबी लंबी दीवारें हैं। घर बना है भाई किसी का 3-3 तल्ला 4-4 तल्ला, उस पर कैसे चढ़ के तुम पार हो जाओगे? और एक तरफ केवल दरवाजा था, जहां पर सैनिक आकर इस तरफ ऐसे ऐसे चारों तरफ घेर लिए थे, ऐसे बाहर बाहर दीवारों से सट कर। सोच लीजिए, अब निकलने का मौका मिलेगा? अब सैनिकों ने पूरे बाग को घेर लिया साथी, बिना चेतावनी दिए निहत्थे लोगों पर धड़ाधड़ गोलियां चलाने लगे। और पता है साथी 10 मिनट में कितनी राउंड उन्होंने गोलियां चलाई? 1650 राउंड। इस बात को याद रखना, यह बड़े बड़े एग्जाम में पूछ लेता है। 1650 राउंड उन्होंने गोलियां चला दी, और एक राउंड में इतनी हालत खराब हो जाती है। अगर 90 सैनिक के साथी, एक राउंड अगर एक बार गोली चल जाए ना, तो हजारों की अगर भीड़ है उसमें, तो बहुतों की जान चली जाएगी यार उसी समय। सालों कुत्तों को, इतना कमीनों को दया नहीं आया। हमारी निहत्थी जनता जो शांति प्रिय रूप से एक नेता को देखने आई थी,
अब वो बुरा भी कुछ नहीं कर रहे थे, सिर्फ इनका यह गुस्सा था कि पूरे भारत में जब कर्फ्यू लगा है तो यहाँ पे क्यों जुटे हो आप लोग। उस समय कोई हॉस्पिटल भी नहीं खुला था, धड़ाधड़ गोलियां चलाते गए, 1650 राउंड गोलियां चली। जलियांवाला बाग उस समय साथी मकानों के पीछे पड़ा था, हमने बताया आपको, खाली मैदान था और पूरा पीछे पड़ा था, और उसमें से बाहर निकलने का मात्र एक ही रास्ता था जो हमने बताया आपको, और चारों ओर ऊंची ऊंची बिल्डिंगें थी, मकानें थी, भागने का कोई रास्ता न था। कुछ लोग जान बचाने के लिए साथी वहाँ पर एक पड़ा था कुआं, मात्र एक ही कुआं था उस मैदान में, उसमें लोग कूद गए। अब लोगों को लगा हमारा जान बच जाएगा कुएं में कूदने से, लेकिन कुछ समय, कुछ मिनटों बाद ही वो कुआं लबालब, मतलब समझ लाशों से भर गया साथी, पट गया पूरा का पूरा कुआं। हमारे महान जो नेता लोग हैं उनका कहना था साफ साफ कि 120 शव तो केवल मात्र इस पट्टिका से मिले हैं। जो इस बाग में पट्टिका लगा हुआ है ना, मतलब कि जो पट्टिका में लिखा था कि हमारे जो 120 शव है ना, आज भी जाओगे तो लिखा है हमारे 120 शव, हमारे शांति प्रिय देशवासियों का 120 शव जो है केवल और केवल इस कुएं से मिला है। और वो पता है बाग किसका था, लिख लीजिएगा, जलली। जलली नामक एक व्यक्ति था, जलली नामक एक व्यक्ति था साथी, उसी का यह बाग था। किसी से भी पूछेंगे आप नहीं बताया गया ये सब बातें, लेकिन आप बस लिखते चलो। बाग में लगी एक पट्टिका में साफ साफ लिखा था कि 120 शव तो केवल मात्र हमें कुएं से मिले हैं। शहर में कर्फ्यू लगा था, कहीं भी हॉस्पिटल नहीं खुला था, सभी गाड़ियां बंद थी, पाबंदी था, लोग पैदल चल कर आए थे मेला देखने। उस समय के लोग तो काफी दूर दूर तक चले जाते थे मेला देखने। भाई आज से केवल हम 10 साल की बात करें, अपने दादा उदा की बात कर लें, तो आज भी यार मेरे पापा में इतना ज्यादा हिम्मत है, मतलब कि समझ रहे हो 20-20 किलोमीटर साइकिल चला कर चले जाते हैं तकादा पे, लो उधर से लेकर आओ, इधर से, मतलब कि समझ रहे हो ना, 20-20 किलोमीटर, 15-15 किलोमीटर चले जाते हैं यार। आज भी बहुत लोग हैं, हमारे सर हैं एक, हमारे सर के पिताजी हैं, पैदल ही चले जाते हैं यार, काफ़ी दूर, मतलब हैं पैसे वाले, ऐसा बात नहीं, पैसे नहीं, गाड़ी घोड़ा सब कुछ है, लेकिन उनकी सेहत अगर आज देख लेंगे, उस समय अगर हम लोग, मतलब उनके एज के अगर हम लोग होंगे ना, हम लोग को मार्केट जाना हो तो गाड़ी से जाते हैं, चलो भाई गाड़ी से चलते हैं। उनकी देखें, अगर देखें ना तो मतलब कि काफ़ी दूर दूर तक 6-6 किलोमीटर तक पैदल निकल जाएंगे, पैदल चले जाएंगे, 6 किलोमीटर तक कोई काम रहेगा वो चले जाएंगे पैदल ही, आ जाएंगे भी। मतलब कि क्या शरीर है यार उनकी, 70 के एज में लगभग लगभग हो रहे हैं, लेकिन इतना धड़ाधड़ चलते हैं, काम करते हैं, लगभग लगभग दौड़ते भी हैं सुबह। सोच लो आप, अगर हमारी स्थिति अगर 70 साल तक जाएगी तो हम लोग कहीं के रहेंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा हम लोग का शरीर का। मतलब उस समय के लोग बहुत दूर दूर से आते थे साथी मेला देखने, उसमें आए थे। अब उस समय हॉस्पिटल वगैरह सब कुछ बंद था, ना गाड़ी घोड़ा कुछ नहीं चल रहा था साथी, कर्फ्यू लगा था पूरे देश में। आधिकारिक रूप से मरने वाले की जो संख्या बताई गई थी 379, हमने बताया ना, आधिकारिक रूप से जो मरने वाली की संख्या बताई गई थी 379 बताई गई थी साथी। और पंडित मदन मोहन मालवीय, जिन्होंने एनी बेसेंट के साथ मिलकर 1916 में बीएचयू की स्थापना कराई, उन्होंने बताया कि 1300 से ज़्यादा लोग मरे थे, यानी 1400 से कम, 1300 से ज़्यादा लोग। और स्वामी श्रद्धानंद, आप जानते होंगे इनको, महान प्रतापी, मतलब कि एक तरह से, मतलब ये सेवक हैं साथी, तो स्वामी श्रद्धानंद की अगर माने तो 1500 प्लस लोगों का मृत्यु हुआ था। अमृतसर के तत्कालिक सिविल सर्जन का अगर माने, वहाँ उस समय जो सर्जन था उसकी माने तो 1800 प्लस लोग की मृत्यु हुई थी साथी। सोच लीजिए इतना दर्दनाक माहौल था, मंजर था इतना दर्दनाक। इन सब ससुरों को थोड़ा सा लगा नहीं। आज पता है साथी, आज ब्रिटिश के जो इस समय नेता है ना, जो इस समय हैं आपके पीएम हैं, जो महारानी हैं एलिजाबेथ करें साथी, क्या है उनका नाम, आज भी अगर आते हैं तो वह पछतावा करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हमारे पूर्वजों ने बहुत ही गलत काम किया था, ससुरा तुम लोग के कारण हमारा देश खत्म हो गया पूरा का पूरा, आधी हमारी प्यारी प्यारी जनता चली गई यार, हमारी पूरी आधा से ज़्यादा प्रॉपर्टी तुम लोग खा गए। नहीं तो आज पूरी सबसे बड़ी, पूरे विश्व में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होती है हमारे भारत, समझ रहे साथी, सोने की चिड़िया ऐसे नहीं बोला जाता था। यहाँ पर राजा महाराजा थे साथी, अभी भी इतने अगर देख लिया जाए बड़े बड़े जो मंदिर है ना, वहाँ के ताला, वहाँ के घर, बहुत कमरे ऐसे बंद पड़े हैं जहाँ पे करोड़ों अरबों, करोड़ों तो बहुत कम बोल दिया हमने, अरबों साथी, खरबों के सोना, मतलब कि सोना जेवरात हीरा मोती ये सब पड़ा हुआ है। अगर साथी अब देखें, अब मुख्यालय, यह जो जनरल आर डायर है मुख्यालय पहुंचता है। ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को टेलीग्राम किया, मतलब इस तरह टेलीग्राफ होता था ना, टेलीग्राम किया। उस पर भारतीयों का एक फौज ने हमला किया था, यह बोल दिया उन्होंने कि भैया हमारे ऊपर भारतीयों की एक फौज ने हमला किया था, इसके बाद हमने गोलियां चलाई। देखो कितना झूठ बोला ससुरा, जिससे बचने के लिए साथी उन्होंने यह झूठ बोल दिया। सोच लो, गोलियां चलाई थी पहले उसने, बिना किसी
बात के साथ ही उन्होंने गोलियां चलाई थी। और ब्रिटिश लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर, यही माइकल ओडायर था ससुरा, यह उसको बोला भैया बहुत अच्छा कदम आपने उठाया, बहुत अच्छा कदम उठाया आपने। फिर उसी क्षेत्र में साथ ही मार्शल लॉ लगाने की बात कर दी गई और मार्शल लॉ पूरा का पूरा उस क्षेत्र में लगा दिया गया, जिससे कि दंगे प्रसाद रुक जाएं। और उस समय का जो वायसराय था लॉर्ड चेम्स फोर्ड, उन्होंने उस पूरे चीज़ को स्वीकृत भी कर दिया। साथ ही इसी जो जनरल ओ डायर है ना, जनरल ओ डायर है जो गोलियां चलाने मतलब जो प्रोत्साहन दिया था, इसको मारने के लिए उधम सिंह, छोटा सा बच्चा था साथी, उस समय अगर बात करें 7 महीने का भी बच्चा था, एक उधम सिंह साथी वहां पे जाकर इसमें गोली मारते, छोटे से रहते हैं, इनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है, इनकी मम्मी की मृत्यु हो जाती है उस मेले में, लेकिन ये बच जाते हैं। इन्होंने कसम खा लिया कि जब हम 18 साल के प्लस के होंगे हम लाइसेंसी बंदूक निकलवाएंगे। लाइसेंसी बंदूक निकलवाए इन्होंने, जाकर शूट करके आए सामने से। कहानी खत्म हो गई, एक सिविल में भाषण दे रहा था साला, इसकी कहानी खत्म कर दिया गया उसी जगह। अब दूसरी तरफ बात करें साथी, जो हमारे भगत सिंह जी थे, उस समय लगभग 7 या 8 साल के रहे होंगे। साथी यह स्कूल से पढ़ के आ रहे थे और यह चले जाते हैं उस बाग में, एक झोली में साथी एक टिफिन में भर के मिट्टी लेके आते हैं, खून से सना हुआ मिट्टी जब लेके आते हैं। और घर में सभी लोग कहते हैं अरे क्या हो गया उस समय, क्योंकि बहुत ज़्यादा सभी लोग देख रहे थे, बहुत ज़्यादा हर जगह जगह कर्फ्यू लगा है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, जलियांवाला हत्याकांड हुआ है उस दिन। जब ये स्कूल से पढ़ के आ रहे थे तो इनकी माताजी और पिताजी मतलब घर के सभी मेंबर बहुत ज़्यादा मतलब एक तरह से निराश हो गए, कहाँ पर रह गया भगत, खोजाबीन सब कुछ चालू हो गया, खोजबीन आज में होता है ना कि हमारा लड़का चला गया मार्केट, अभी तक क्यों नहीं आया, पता चल रहा है आज का लड़का जो छोला फुल्की खा रहा है ससुराल। लेकिन वह क्या थे साथी, वो चले गए जलियांवाले बाग में। जब गए वहाँ पर तो वहाँ की मिट्टी अपने टिफिन में रख कर लेकर आए, घर पे पहुँचे, मम्मी डांटी, पापा डांटे, इनके दादा डांटे, बेटा कहाँ चले गए, लोग पकड़ गए, चूमने चामने लगे, कहाँ थे कहाँ थे, तो उन्होंने बताया, टिफिन खोला, कहा कि देखियो इस टिफिन में हम बहुत अच्छी चीज़ लेकर आए हैं। टिफिन जब खोले तो उसमें हमारे देश की मिट्टी थी, हमारे उस भूमि की मिट्टी थी जहाँ पे इन हमारे भाइयों का खून सना हुआ था। जब उन्होंने खोला तो सभी लोग कहे अरे मिट्टी क्यों लाए हो, तो उन्होंने कहा मम्मी पता नहीं, हमने जलियांवाले बाग में गए थे। तो लोग कहे सच में यह क्रांतिकारी ही बनेगा, और असल में इतना बड़ा क्रांतिकारी भगत सिंह जैसा, चंद्रशेखर आजाद जैसा, यार चंद्रशेखर आजाद इतने बड़े क्रांतिकारी थे, भगत सिंह के लिए जान दिया उन्होंने, आप सोच लो। जो साथी अगर आज हमारे देश में अगर गद्दार न हुआ होते ना तो हम कब के आजाद हो गए थे यार, इतने बड़े बड़े क्रांतिकारी साथी, खतरनाक खतरनाक यार, जिनको कोई ब्रिटिश तो पकड़ ही नहीं सकता था, मरे हुए, मतलब ऐसे ही जहाँ पर इनका मृत्यु हुआ था, जिस जगह ये अपने आप को शूट किए थे चंद्रशेखर आजाद जी जिस पेड़ के नीचे, उस पूरे बगीचे का नाम तो चंद्रशेखर आजाद बगीचा हो चुका है, उद्यान हो चुका है, इलाहाबाद में स्थित है, जहाँ पर ये शूट किए थे अपने आप को, उसी जगह पता जब शूट होकर ऐसे बैठे थे तो अंग्रेजों को लग रहा था अभी जिंदा है, उनके हाथ से बंदूक ऐसे नीचे गिरता है, सब तैनात हो जाते हैं दूर दूर ऐसे, मतलब कि सोच लो कितना दबदबा था, खतरनाक पर्सन थे यार, बता रहे पूरा भारत में पूरे मतलब कि पूरे अंग्रेज डरते थे यार, अकेले वो हजारों में काफ़ी थे, इस तरह के हमारे पर्सन थे, पर्सनालिटी थे चंद्रशेखर आजाद जी। देख लो यार, आज़ाद मूवी देखो, खतरनाक तरीके से समझ में आ जाएगा सारी माहौल कैसा था, मंजर कैसा था। धन्यवाद साथी, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप जुड़े रहें। इसके बाद हम लाने वाले हैं असहयोग आंदोलन, इसी तरह कहानी के माध्यम से अगर आपको समझ में आ रहा है तो आपको ऐसे ही समझाएंगे, आप लिखेंगे बहुत बेस्ट तरीके से, आप रिटेन मतलब राइटिंग कर सकते हैं, चाहे पीसीएस को, चाहे आईएएस को, चाहे डीएलएड हो, चाहे सुपर टेट हो, कहीं भी कुछ भी करना हो, आप बहुत बेहतरीन तरीके से करेंगे। ये सारा सेशन हम साथी जब पेट का एग्जाम स्टार्ट होगा, जब सुपर टेट का एग्जाम स्टार्ट होगा, तो ये सेशन हम यहाँ से निकाल के वहाँ पे भी लगाएंगे, तो घबराने की बात नहीं है, मस्त तरीके से पढ़ाई करते रहिए। शेयर जरूर करिए, अगर पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।